के विशेष अतिथि श्री A.S. कपूर जी, श्री S.G. माथुर जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, बहनों, भाइयों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मुझे आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यह सुखद है कि आप सभी ने जहाँ से प्रौद्योगिकी की शिक्षा प्राप्त की है उस संस्थान को निरंतर स्मृति में रखा है। अपने अपने अनुभव भी लोगों ने बताया है। कपूर साहब ने बहुत अच्छा अनुभव बताया और हमारे जनरल साहब ने भी अपनी विशिष्ट बात आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत ही नहीं बल्कि तकनीकी शिक्षा के एशिया के इस पहले केंद्र के 175वें स्थापना दिवस को उत्सव धर्मिता के साथ आज यहाँ मनाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देश की आज़ादी से भी पहले रुड़की में लॉर्ड डलहौजी के समय में तकनीकी शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में 1847 में भारत ही नहीं एशिया के सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में आज के IIT रुड़की की स्थापना हुई थी। पर यहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई का कार्य 1845 में ही प्रारंभ हो गया था। इंजीनियरिंग की शिक्षा का कॉलेज भारत में उस समय में खोलने का श्रेय किसी को है तो यह यहाँ गंगा नदी से लाई गई गंगा नहर के तत्कालीन प्रभारी मुख्य इंजीनियर और 1843 से 1853 के बीच भारत के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर जेम्स थॉमसन को जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही अनुपम मिश्र जी की एक किताब पढ़ रहा था। अनुपम मिश्र जी को आप सभी जानते होंगे। देश में जल संरक्षण के लिए बने तालाबों की संस्कृति पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। उनकी एक किताब बहुत ही प्रसिद्ध है, आज भी खड़े हैं तालाब, उस किताब का नाम है। इसमें उन्होंने देश भर में जल संरक्षण के लिए बने तालाबों के बारे में बहुत ही रोचक मार्मिक विवरण लिखे हैं। इस किताब पर फिर कभी चर्चा करूंगा, पर आप सभी को बताना चाहता हूं कि अनुपम मिश्र जी ने रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। वह आज इस अवसर पर आप सभी से मैं साझा करना चाहता हूं। हम सभी इस बात को जानते हैं कि गुलामी के दौर में अंग्रेजों ने देश की जनता का निरंतर शोषण किया। भारतीय लोगों के कष्टों से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। इसी संदर्भ में रुड़की के इस प्रौद्योगिकी संस्थान का भी अतीत जुड़ा हुआ है। यह उस समय की बात है जब आजादी से पहले रुड़की में भयंकर अकाल पड़ा था। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसने लगे थे। वर्षा नहीं होने के कारण स्थानीय खेत खलिहान सब बर्बाद हो गए थे। लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई थी। ऐसे दौर में स्थानीय लोगों को अकाल से राहत प्रदान करने, उन्हें रोजगार प्रदान करने और उनके लिए रुड़की में नहर लाने का महत्वपूर्ण कार्य किसी ने किया तो वह अंग्रेज सरकार के ही एक बड़े अधिकारी और मुख्य अभियंता जेम्स थॉमसन थे। जेम्स थॉमसन बहुत दयालु प्रवृत्ति के अंग्रेज थे। उन्होंने अकाल के समय में लोगों को राहत प्रदान करने के लिए गंगा नदी से नहर लाने का प्रस्ताव अपनी अंग्रेज सरकार को भेजा। प्रस्ताव के अंतर्गत उन्होंने बाकायदे पत्र लिखा कि स्थानीय लोग अकाल से मर रहे हैं, उनके लिए नहर लाई जाती है तो न केवल लोगों को अकाल राहत का कार्य मिलेगा बल्कि इससे खेतों को पानी मिल सकेगा और लोग भूखे नहीं मरेंगे।
अंग्रेज सरकार को इस प्रस्ताव से कोई मतलब नहीं था। 2-3 बार उन्होंने पत्र दिए पर कोई जवाब इसका उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। जेम्स थॉमसन समझ गए कि ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने इस बार एक प्रस्ताव अपनी अंग्रेज सरकार को यह बनाकर भेजा कि रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की जरूरत है। इस कॉलेज से अंग्रेजों को इंजीनियरिंग शिक्षा का बृहद स्तर पर लाभ प्राप्त होगा। कॉलेज निर्माण के लिए मजदूरों की यहाँ कमी नहीं है। यदि गंगा नदी से जुड़ी एक नहर यहाँ लाई जाती है तो उसकी खुदाई का कार्य यहाँ उपलब्ध मजदूरों से करा सकते हैं। नहर खुदाई होती है तो उससे जुड़े तकनीकी ज्ञान से भी अंग्रेज विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और उससे अंग्रेज सरकार को राजस्व का भी भारी लाभ होगा। इसी संदर्भ में यहाँ एक तकनीकी कॉलेज खोलने और उसके जरिए अंग्रेज अधिकारियों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के फायदों की पूरी सूची उन्होंने बनाकर अपनी सरकार को भेजा। अंग्रेज सरकार ने तुरंत इस पर सहमति जताई और इस तरह यहाँ रुड़की में यह कॉलेज खुला। कॉलेज खोलने की घोषणा के साथ ही नहर लाने का कार्य भी तेजी से प्रारंभ हो गया और बाकायदे इसके लिए बाहर से आए तकनीकी शिक्षकों से लोक निर्माण कार्य में सहायता देने के लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित भी किया गया। कॉलेज का नाम 1854 में गंगा नहर के प्रभारी मुख्य इंजीनियर लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स थॉमसन के नाम पर थॉमसन सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज किया गया। बाद में सन 1948 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश ने एक अधिनियम के द्वारा इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। 1949 में इस कॉलेज को स्वतंत्र भारत का पहला अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय घोषित किया गया। बाद में सन 2001 में संसद में एक विधेयक पारित करके इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की नाम दिया गया। आप सभी को कॉलेज के इस इतिहास के बारे में बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप इसके जरिए उस गौरवमय अतीत को जान सकें जिसमें जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए इसे स्थापित करने की पहल भी की गई थी। परोपकार को सर्वोपरि रखते हुए यदि कोई भी कार्य किया जाता है वह सफल होता ही है। स्थानीय स्तर पर इस कॉलेज के संस्थापक जेम्स थॉमसन को आज भी लोग इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने नेक उद्देश्य से यहाँ के लोगों को अकाल से राहत प्रदान करने के लिए इस प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान की नींव रखी। अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों को हमारे कार्य से क्या लाभ मिल सकता है इसका ध्यान रखें तो मानवता का बृहत स्तर पर कल्याण हो सकता है। आपका यह शिक्षण संस्थान इसका बड़ा उदाहरण है। प्रौद्योगिकी शिक्षा का आज यह संस्थान बहुत बड़ा केंद्र है। मैं यह मानता हूं कि प्रौद्योगिकी शिक्षा देश के तकनीकी विकास के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन से ही नहीं जुड़ी है बल्कि हमारी जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है उस संपूर्ण तंत्र को एक महत्वपूर्ण आधार भी प्रदान करती है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आर्थिक एवं उत्पादन क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान आज अपरिहार्य है। मेरा तो यह भी मानना है कि शिक्षा के लोकतंत्रीकरण को भी बगैर प्रौद्योगिकी की समझ के सफलीभूत नहीं किया जा सकता है। कोविड के विकट दौर में हमने इस बात को गहरे से अनुभव किया है कि तकनीक ने ही शिक्षा के सार्वजनिकरण की राहें तब आसान की थी। यह समय ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का है। इस दौर में देश के लिए कुशल जनशक्ति का आधार भी तकनीकी शिक्षा है। इसलिए जरूरी है कि तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए सभी स्तरों पर प्रभावी प्रयास किए जाएं। देश में जो शिक्षा नीति लागू की गई है उसमें प्रौद्योगिकी शिक्षा के व्यवहारिक प्रसार पर
विशेष ध्यान दिया गया है। हमारी शिक्षा नीति का उद्देश्य यही है कि ज्ञान आधारित जीवंत समाज का निर्माण हो। हमारे यहाँ वैज्ञानिक, तकनीकी और चिकित्सकीय शिक्षा अभी भी अंग्रेजी में ही प्रदान की जाती है। इसका बड़ा कारण यही है कि आज़ादी के बाद से जो परंपरा बनी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पाठ्यक्रम अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषाओं में बने ही नहीं। स्वाभाविक ही है कि जब पाठ्यक्रम ही नहीं है तो हिंदी और दूसरी भाषाओं में कैसे इन विषयों की शिक्षा दी जा सकती है। परंतु अब तेजी से परिवर्तन हो रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI की जो पहल की गई है उसका मकसद यही है कि अंग्रेजी के साथ दूसरी भारतीय भाषाओं में भी वैज्ञानिक एवं तकनीकी तथा चिकित्सीय शिक्षा के पाठ्यक्रमों को सर्वसुलभ कराया जाए। देश भर के IITs में वहाँ के पाठ्यक्रमों को हिंदी और दूसरी भाषाओं में अनुवाद का कार्य भी पिछले कुछ समय के दौरान प्रारंभ हुआ है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम आएंगे। मेरा आप सभी जो रुड़की जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से शिक्षा प्राप्त किए हुए पूर्व छात्र हैं से भी आग्रह है कि प्रौद्योगिकी से जुड़े ज्ञान का हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में प्रसार में आप सहयोग करें। यह कोई कठिन कार्य नहीं है। जहां जिस स्थान पर आप कार्य कर रहे हैं वहां यदि इस दिशा में थोड़ा भी आप इस संदर्भ में सहयोग करेंगे तो राहें आसान होती चली जाएंगी। IIT रुड़की देश का ही नहीं एशिया का सबसे पुराना प्रौद्योगिकी संस्थान है। इसकी अपनी प्रतिष्ठा है। यहाँ जो शिक्षा प्राप्त आप में से बहुत से वास्तुविद हैं, बहुत से ख्यातनाम इंजीनियर हैं, बहुत से विभिन्न अन्य क्षेत्रों में तकनीकी के विशिष्ट ज्ञान से जुड़े हैं। इसलिए मेरा यह भी सुझाव है कि तकनीकी शिक्षा में दक्ष युवाओं के रोजगार मार्गदर्शन की दिशा में भी आप नवाचार अपनाते हुए कुछ सहयोग करें। मैं चाहता हूं आपके अनुभवों का लाभ युवा पीढ़ी को मिले। जिस भी क्षेत्र में इस समय आप काम कर रहे हैं उससे जुड़ी समय संदर्भों की ओर संभावनाओं के साथ युवाओं के जुड़ाव को कैसे उसमें सम्मिलित करें किया जा सकता है, इस पर भी विचार करें। मैं चाहता हूं कि तकनीकी शिक्षा से जुड़े शिक्षाविद प्रौद्योगिकी से जुड़े इस तरह के पाठ्यक्रम बनाने में भी सहयोग करें, जिनसे स्थानीय उद्योग धंधों, निर्माण कार्य, सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ी आवश्यकताओं के संबंध में स्थानीय संसाधनों के अधिकाधिक उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। IIT रुड़की के पूर्व छात्र छात्राएं विभिन्न तकनीकी विषयों पर ज्ञान संसाधनों का एक विशाल समूह है। ये विशाल समूह का उपयोग कैसे नई पीढ़ी को ज्ञान हस्तांतरण में हो सकता है, इस पर भी बृहद स्तर पर विचार करने की आवश्यकता है। मुझे बताया गया है IIT रुड़की के कई स्नातकों ने सौर ऊर्जा, बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन आदि के क्षेत्र में स्टार्टअप लगाए हैं। कैसे इन स्टार्टअप का लाभ राज्य की ऊर्जा जरूरतों और कार्बन रहित औद्योगिक विकास में किया जा सकता है, इस पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है। देश इस समय मेक इन इंडिया के नारे के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं चाहता हूं तकनीकी शिक्षा में नवाचार हेतु प्रेरित करने के लिए भी IIT रुड़की के पूर्व छात्र योगदान दें। कैसे आपका यह जयपुर चैप्टर राजस्थान में अधिकाधिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की स्थापना में सहयोग कर सकता है, इस पर भी विचार किया जाए। इससे राजस्थान में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं की क्षमता संवर्धन का कार्य ही नहीं होगा, बल्कि उन्हें आपके अनुभव और ज्ञान का भी लाभ मिल सकेगा। तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य यही है कि छात्रों में निहित अद्वितीय क्षमताओं को पहचानते हुए
उन्हें भविष्य के अवसरों के लिए तैयार किया जाए। इसके लिए शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी का सही रूप में एकीकरण कर उसका उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। IIT रुड़की पूर्व छात्रों के संगठन की जयपुर इकाई द्वारा संस्थान 175वें स्थापना दिवस को उत्सव रूप में राजस्थान में भी मनाने की पहल का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को पुनः एक बार, आप सभी लोगों को पुनः एक बार मैं इस संबंध में बधाई देता हूं। आपने मुझे ऐसे समय में अपने इस कार्यक्रम में बुलाया और तकनीकी ज्ञान से अपने अनुभवों को साझा करते हुए यहाँ मार्गदर्शन किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।